हेलो बच्चों। तो आज 2026 का एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 6 वो हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देखो, 2026 में क्वेश्चन कैसा आया था वो भी समझेंगे और सॉल्व कैसे करना है वो भी समझेंगे। तो देखो, पहले क्वेश्चन को रीड करना है। क्या बोले वो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ समर्थ व्यायामशाला चांदगढ़ प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो मतलब आपको समर्थ व्यायामशाला का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ओपन करनी है। तो आपको हेडिंग ऊपर देना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ समर्थ व्यायामशाला, इन द बुक्स ऑफ समर्थ व्यायामशाला। और उसके बुक में क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट करनी है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट भी ओपन करना है। तो बैलेंस शीट इज ऑन एज ऑन 31 मार्च 2022। डन। उसके बाद क्या बोला है देखो, प्रॉब्लम में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। जैसे फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। अभी इसमें क्या करना है, पहले एडजस्टमेंट रीड करना है एंड देन फिर क्या करना है, आपको टिक आउट करना है। हाँ, बट एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी एनपीओ का प्रॉब्लम आप देखते हो तो वहाँ पे कैपिटल फंड गिवन है या नहीं देखना है, क्योंकि कैपिटल फंड अगर नहीं दिया होगा तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो देखो, ये एडजस्टमेंट में या फिर कहाँ पे आपको कैपिटल फंड दिख रहा है? हाँ सर, पहला एडजस्टमेंट है उसमें कैपिटल फंड दिया हुआ है। तो वेन एवर कैपिटल फंड इज गिवन ओनली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट इफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन देन प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑल्सो। डन। तो ओपनिंग बैलेंस शीट ओपन नहीं करना है क्योंकि कैपिटल फंड दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझ जाएगा। डन। सेकेंड एडजस्टमेंट जो बोला है उन्होंने, वो बोला है कि आपके पास एसेट्स है 1 अप्रैल 2021 से लेके, मतलब स्टार्टिंग से आपके पास बिल्डिंग है एंड फर्नीचर है 45,000। ठीक है, ये मीनिंग समझ लो कि आपके पास स्टार्टिंग से उन्होंने बोला है कि बिल्डिंग थी, फर्नीचर था, उसके बाद ऊपर कुछ परचेस किया रहेगा तो उसमें ऐड कर देंगे, सेल किया रहेगा तो माइनस कर देंगे। बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है वैसे, ना फर्नीचर दिख रहा है ना बिल्डिंग दिख रही है। तो स्टार्टिंग में 1,50,000 की बिल्डिंग थी, एंड तक उतनी ही रहेगी। फर्नीचर 45,000 स्टार्टिंग में था, एंड में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, ना सेल किया ना परचेस किया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इन्होंने बोला है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। मतलब आपको फर्नीचर एंड बिल्डिंग के ऊपर क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो आपको फर्नीचर एंड बिल्डिंग दिया हुआ है ना, तो वो आपको उसको इनर में लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद का एडजस्टमेंट है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। लास्ट वीडियो में वही बोला था कि एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो गई है, तो एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो उसको टेक आउट करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, देयर आर 1,500 मेंबर्स ईच पेइंग ईयरली सब्सक्रिप्शन ₹50। मतलब जो व्यायामशाला है समर्थ व्यायामशाला, उसमें 1,500 मेंबर्स है और हर एक जन 50 रुपये हर साल देगा। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है। एक दो एडजस्टमेंट इसके ऊपर है, वो भी समझेंगे, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते टाइम आपको याद रखना है, पेमेंट का पोस्टिंग पहले करेंगे, रिसिप्ट का करेंगे। क्लास में आपको रिसिप्ट का सिखाते हैं, फिर बाद में पेमेंट का। आपकी मर्जी, कैसे भी करो, पोस्टिंग पूरा इसका करना है। बट मैं पेमेंट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पेमेंट से पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको इनर में लिखेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है उसको आउटर में लिखेंगे। बट पोस्टिंग करने से पहले आपको पेमेंट कहाँ पे जाता है वो याद होना चाहिए। पेमेंट मतलब कहाँ कहाँ लिखोगे? तो पेमेंट मतलब क्या होता है, मतलब पैसा आता है जाता है? सर जाता है मतलब खर्चा होता है। तो पेमेंट मतलब एक तो आपका एक्सपेंडिचर होता है, या फिर आप कुछ पैसा दे के आप क्या करते हो, एसेट खरीदते हो। तो पेमेंट मतलब क्या होता है, आपका खर्चा या फिर एसेट। और रिसिप्ट मतलब आपकी क्या होती है, रिसिप्ट मतलब पैसा आया तो इनकम या फिर लायबिलिटी होती है। ये याद रहेगा। ठीक है, अभी पोस्टिंग करेंगे। फाइनल अकाउंट जिसको आता है वो बहुत इजी जाएगा इसको, और मार्क्स मिलते जाएंगे। अभी सैलरी तेरा एक्सपेंडिचर है या एसेट्स है? सर ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर। डन। पेमेंट कर रहे हो आप, सैलरी पे कर रहे हो, पेमेंट है ना। तो पेमेंट कर रहे हो तो मतलब आपका खर्चा है, और खर्चा है तो कहाँ पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखते हो। वैसे ही यहाँ पे कहाँ पे लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर में लिखोगे टू सैलरीज। टिक आउट है क्या उसके ऊपर?
तो टिक आउट नहीं किया है सर आपने, तो आउटर कॉलम 18,000। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। देखो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एंड एंटरटेनमेंट रिसिप्ट भी दिया हुआ है, बहुत क्लास में प्लस माइनस करने बोलता है, बट मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैटर नहीं करेगा, आंसर सेम आएगा। तो ये खर्चा है तो खर्चों में लिखो, और ये इनकम है तो इनकम में लिख दो। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस खर्चा, एंटरटेनमेंट किया है व्यायामशाला में, कुछ आपने गेम्स लिए या कुछ किया है, डांस वगैरह रखा है किसका, तो एंटरटेनमेंट करने के लिए आपने क्या किया है, खर्चा किया है। तो खर्चा किया है तो आपका एक्सपेंडिचर में आएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, उसके ऊपर कुछ टिक आउट नहीं है, तो 7440 आपको आउटर डन। उसके बाद उन्होंने बोला है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सीधा बोल दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस छोटा मोटा खर्चा है वो, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल दिया, तो वो भी कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस टिक आउट नहीं है, तो आउटर में 3,900। उसके बाद बोला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,600। अभी आपको भी पता है ये एसेट है या खर्चा है आपका, सर खर्चा है, तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टिक आउट नहीं है, तो आउटर में 3,600। उसके बाद बोला है रेंट। अभी रेंट पे कर रहे हो आप, पे कर रहे हो तो खर्चा ही हो जाएगा ना, तो पेमेंट है तो मतलब एक्सपेंडिचर में आएगा। टू रेंट, उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो आपको वो 2,100 आउटर में लिखना है। डन। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपकी इन्वेस्टमेंट है भाई। आप बोलोगे सर पैसा तो गया ना, नहीं भाई पैसा गया है बट उसका बेनिफिट आपको होने वाला है इन फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, एसेट होती है। इन शॉर्ट में याद रखो, आपने एक जगह लेगी, एक फ्लैट ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो आपका है ना, खुद आपका है, तो फिर आपका क्या है, एसेट है। तो इन्वेस्टमेंट 45,000 एसेट्स में लिखना है। इन्वेस्टमेंट एसेट में लिखना है आपको, इन्वेस्टमेंट टिक आउट नहीं है उसके ऊपर कुछ, तो सीधा आउटर कॉलम 45,000। डन, याद रहेगा ये। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपका भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंट करने के लिए कुछ आपने पैसा दिया, स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसा दिया, तो एक्सपेंडिचर है सर हमारा वो। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम 2,400 अमाउंट दिया हुआ है, वो आउटर में लिख दिया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सुना होगा, पोस्ट का खर्चा, टेलीग्राम का खर्चा, पार्सल वगैरह भेजने का खर्चा, तो वो आपका खर्चा है ना, पेमेंट किया है पोस्ट को, तो 9,600 टू पोस्टेज, आउटर कॉलम 9,600। ठीक है, याद रहेगा ये, इजी है, बहुत इजी है। फाइनल अकाउंट आया तो ये आया भाई आपको। फिक्स डिपॉजिट, आपने एफडी किया है बैंक में जाके आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, बैंक में पैसा है आपका पैसा आपकी क्या होती है भाई, सर एसेट है ये, आपका पैसा आपकी क्या है, एसेट है, एफडी किया है, तो फिक्स डिपॉजिट क्या है आपकी, एडजस्टमेंट एसेट है, सॉरी, 11,700 आउटर कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस सीडी, बचा हुआ बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट का बचा हुआ बैलेंस, मतलब इन शॉर्ट में कैश का बचा हुआ बैलेंस होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक एज अ कैश, तो कैश बुक जैसा है, तो ये बचा हुआ कैश है। बचा हुआ कैश, आपका बचा हुआ कैश आपकी क्या है, एसेट है, तो एसेट्स में 20,490, कैश इन हैंड लिखा तो भी चलेगा, ओनली कैश लिखा तो भी चलेगा, आपको लिखना है बस कैश इन हैंड 20,490। माँ कसम खा के बोल दो क्या कि इतना भी लिखा ना आपने एग्ज़ाम में, मैंने बोर्ड का पेपर चेक किया है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ, झूठी खबर नहीं दे रहा हूँ। आपको कितना मार्क्स मिला होगा, तो इसमें आपको 3 या 4 मार्क्स मिल जाते हैं 12 में से, हाफ मार्क्स, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स नहीं दिया किधर तो भी उनका रहता है, तो 4 या 5 मार्क्स आराम से मिल गया आपको, इतना ईजी है ये। ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है देखो, रिसिप्ट पेमेंट हो गया, अभी ना वो रिसिप्ट्स की बात करते हैं। रिसिप्ट्स में ब्रॉड डाउन वाला,
बैलेंस ब्रॉट डाउन लेना नहीं होता। मैंने बोला था वो जब भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश देते हैं, इसको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बोलते हैं, ये ज़िंदगी में मत लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन मतलब मेन सोर्सेस ऑफ इनकम बोला था मैंने, तो ये एनपीओ का मेन सोर्सेस ऑफ इनकम होता है। तो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, बाय इनकम आएगा ये आपका बाय सब्सक्रिप्शंस। हाँ, बहुत क्लास वाले क्या करते हैं, करंट ईयर का लिख देते हैं 54,000, बाकी का सारा दो इफेक्ट करते हैं। बट मेरा अलग है तरीका। आपके पास टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया है, मेंबर्स ने आपको कितना पैसा दिया है, टोटल 55,230, तो आप वो इनर में लिखो 55,230। डन। अभी ये 55,230 लेके आप आपके सीए के पास गए और उसको बोला ये लो सीए सब्सक्रिप्शन। तो बोला, आपने बोला इसमें कि सर इसमें 1,230 ये नेक्स्ट ईयर का है। सर आपको कैसे समझ रहा है ये नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर? तो बेटा देख, यहाँ पे 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो रहा है तेरा, तो स्टार्ट कब हुआ तेरा ईयर, ये 21 को, तो 21-22 का तेरा करंट ईयर है, तो 21-22 करंट ईयर और उसके बाद का नेक्स्ट ईयर है। तो मतलब समझ में आ जाएगा ये नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर कैसे समझते हैं। तो अपना ईयर करंट ईयर ही नहीं समझता बहुत जन को, तो ये करंट ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है। तो अभी आपके पास टोटल 55,230 सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, वो आपने सीए को जाके दे दिया और बोला सीए साहब मेरे पास 55,230 सब्सक्रिप्शन दिया है सारे मेंबर्स ने मिलके, बट उसमें 1,230 जो है ना वो नेक्स्ट ईयर का किसी ने तो भी दिया है। तो आपका सीए आपको सिखाता है कि नेक्स्ट ईयर का और प्रीवियस ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन आपके पास आता है वो लो मत, मतलब इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आंसर वैसे ही आएगा जो क्लास में सिखाते हैं, डायरेक्ट 54,000। बट करने का तरीका देखो, आपको प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन मतलब किसी ने नेक्स्ट ईयर का लाके दिया है आपको एडवांस में, तो प्री रिसीव्ड जो है 1,230 वो माइनस कर दो, कितना आएगा 54,000 इनर कॉलम, क्योंकि और एक एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है। डन। और फिर आपका सीए बोला कि ये 1,230 किसी ने एडवांस में दिया है ना, वो उसको फिर से कर दो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्होंने पैसा एडवांस में दिया है वो आपके सीए ने बोला है लेना नहीं है, तो उसको जाके दे देना है आपको वो पैसा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे में क्या होती है, आपकी लायबिलिटी होती है। तो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है, ये लायबिलिटी, याद रहेगा ये, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आया तो भाई मैसेज कर देना, टेंशन नहीं लेना, 1230 जितना माइनस किया उतना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसका पोस्टिंग करता है डोनेशन का। देखो डोनेशन मैंने बोला था, आपने वीडियो देखा रहेगा तो समझेगा, 2 टाइप के डोनेशन होते हैं, एक जर्नल डोनेशन एंड एक स्पेसिफिक डोनेशन। तो ओनली डोनेशन दिया है, उसके आगे कुछ कंडीशन नहीं लगा है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगा है किसके लिए डोनेशन आया, तो वो डोनेशन आपका जर्नल डोनेशन होता है। और ये डोनेशन मतलब आपको आपके व्यायामशाला के लिए 18,000 रुपये किसी ने तो भी डोनेट किया है, किसके लिए किया वो बोला नहीं है, तो ये डोनेशन आपका क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, तो जनरल डोनेशन है, इसलिए वो आपका क्या है, इनकम है। तो ये एक लाइन छोड़ दिया और एक एडजस्टमेंट इसलिए, और नीचे लिख रहा हूँ बाय डोनेशन 18,000 आउटर कॉलम, ठीक है। ये कॉलम छोड़ दो, ये कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाया गया है मेरे पास से, तो वो उस पर ध्यान मत दो, इधर ही ख़त्म होता है 2 कॉलम, ठीक है। तो डोनेशन यहाँ पे क्या लिख दिया, 18,000 आउटर कॉलम। उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अभी बोला था एक्सपेंसेस और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट बहुत क्लास में प्लस माइनस किया जाता है, बट मैं नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लिखते हैं। आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, उसमें से कुछ पैसा आया आपको, तो आया तो आपको वो इनकम है, ठीक है। तो रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट आपका क्या है, इनकम है। तो रिसिप्ट्स देना है क्या किसको, फिर से नहीं देना रहता है तो लायबिलिटी, और नहीं देना है तो अपना है, तो फिर वो अपना इनकम है, ठीक है। रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट कुछ एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर, तो 16,200 आउटर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट। अभी देखो इंटरेस्ट बहुत जन क्या कर रहे हैं इसमें, इनमें फिक्स डिपॉजिट में ऐड करके दिया है, वो कुछ किया है बहुत जन ने, उसको भी कुछ जन ने मार्क्स दिया है, बट याद रखना इंटरेस्ट जो है वो आपको मेंशन नहीं किया है किसके ऊपर है। तो अभी आपको मिल रहा है रिसिप्ट, मतलब आ रहा है आपके पास, और इंटरेस्ट बार बार आता रहता है आपको, तो आपको वो
इनकम है जो बार बार आता है वो यहाँ पे, जो एक बार आता है वो बैलेंस शीट में। तो बाय इंटरेस्ट कितना है 1200 आउटर कॉलम, ठीक है, 1200 बाय इंटरेस्ट आउटर कॉलम में लिख देना है। उसके बाद लास्ट वाला क्या है, एंट्रेंस फीस। अभी बहुत जन बोलते हैं फीस है सर, तो हमारा खर्चा है, ज़िंदगी भर हम फीस भर रहे हैं मतलब हमें खर्चा ही हो रहा है। नहीं भाई, यहाँ पे रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है आपको। एंट्री फ़ी आपके व्यायामशाला में एंट्री की किसी ने तो उसका आप चार्ज लेते हो, तो उसका फीस आपके पास टोटल कलेक्ट हो गया 18,600 रुपीज़। अभी देखो एंट्रेंस फीस जो आपके पास आ रहा है, आपको किसी को फिर से देना है क्या? वो नहीं ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम। और अगर देना है तो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। बट अभी नहीं देना है सर ये, तो बाय एंट्रेंस फीस अभी क्या है हमारा, इनकम है। 18,600 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। याद रहेगा पोस्टिंग कैसे किया है। कुछ प्रॉब्लम रहेगा टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो, पक्का सॉल्व कर दूंगा आपको प्रॉब्लम, टेंशन लो मत। उसके बाद अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2021 2,10,000 कैपिटल फंड दिया हुआ है आपको। जैसे आपने फाइनल अकाउंट में कैपिटल आपकी क्या होती है, लायबिलिटी, वैसे यहाँ पे भी कैपिटल फंड आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और वो हमेशा इनर कॉलम में लिखो 2,10,000 इनर कॉलम, ठीक है। तो ये 2,10,000 इनर कॉलम और स्पेस छोड़ दो। पहला एडजस्टमेंट समझा। उसके बाद दो इफेक्ट नहीं होते इसके, एक ही इफेक्ट होता है। डन। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, एसेट दिया हुआ है आपको 1 अप्रैल 2021 का, बिल्डिंग 1,50,000 एंड फर्नीचर 45,000। मतलब आपके पास स्टार्टिंग में बिल्डिंग था 1,50,000 एंड फर्नीचर था 45,000 का। तो स्टार्टिंग में तो एंडिंग में भी आपके पास उतना ही रहेगा। कुछ बोला नहीं है इन्होंने, परचेस किया हुआ है, सेल किया हुआ है, कुछ नहीं बोला है। तो स्टार्टिंग में 1,50,000 है, तो एंड में भी कितना रहेगा आपके पास, उतना ही रहेगा। तो बिल्डिंग आपकी क्या है, एसेट है, तो एसेट में लिख दो बिल्डिंग। बहुत जन बोलेगा सर ओपनिंग है ना ये, तो ओपनिंग वाला लेना नहीं होता है, हमको सिखाया है। अरे भाई एसेट ओपनिंग में आपके पास जितनी है उतनी ईयर एंड में तो वो लेता है। तो 1,50,000 बिल्डिंग है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है इसलिए मैंने इनर में लिखा। एंड फर्नीचर 45,000 है, इसलिए मैंने क्या किया, इनर में लिखा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। डन। ये याद रहेगा, बहुत जन ने एग्ज़ाम में ये लिया ही नहीं है क्योंकि ओपनिंग है, ओपनिंग नहीं लेते, ऐसा उनको सिखाया जाता है कभी कभी, बट ओपनिंग ही क्लोजिंग में आ जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन बोला है, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन 5% है एंड फर्नीचर के ऊपर 10% है, तो वो ईजी आपको निकालना है। फाइनल अकाउंट में भी किया आपने, बिल्डिंग एंड फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो माइनस कर दो 5% बिल्डिंग का एंड फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन माइनस करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है ध्यान दो, अगर नहीं आता है तो 1,50,000 का 5% ना, तो 10% देखो 15,000, एक ज़ीरो कट कर दो 10% आ जाएगा। बट आपको पूछा 5% है, तो 15 का आधा, 10 का आधा 5, वैसे 15,000 का आधा 7,500 रुपीज़ एंड बाहर आ जाएगा 1,42,500। याद रखना ये माइनस जो करते हो ना वो अच्छे से करना, क्योंकि बाहर के अमाउंट को मार्क्स रहते हो भाई। तू इधर 1,43,500 लिख देगा ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रहेगा ये पक्का। एंड 45,000 पे 10% है, तो 4,500 इसमें से माइनस कर दो, तो 45,000 में से 4,000 गया 41 में से 500 गया 40,500। एंड डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट आपको मालूम है, आपने किया है पहले फाइनल अकाउंट में, तो लॉस है, खर्चा है हमारा, तो डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर कितना है, तो आपने जितना लेस किया ना यहाँ पे उतना ही 7,500। एंड फर्नीचर के ऊपर कितना है, तो फर्नीचर 4,500, तो टोटल कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज़। तो 12,000 आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ईजी एडजस्टमेंट है, कुछ टेंशन लेना नहीं है, बस आपको 1 अप्रैल में दिया था तो कन्फ्यूज़ हो गए थे, बट बहुत ईजी था वो। नाउ 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोला है, अब भी बोला था मैंने कैपिटलाइज, लास्ट लेक्चर में बोला था कि कैपिटलाइज्ड हो गया मतलब क्या, यहाँ पे जितना भी एंट्रेंस फीस आया है
वो आपको इधर से निकालना है और कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल में ऐड करना है 50%। तो 50% कैपिटलाइज करना मतलब यहाँ से निकालो, कैपिटलाइज लिख दो यहाँ पे, 50% मतलब आधा इसका, तो 9300, यहाँ पे भी 9300 बाहर बचेगा। और जितना निकाला आपने, कैपिटलाइज करने बोला है ना आधा, तो ये कैपिटलाइज मतलब यहाँ से निकालो और कहाँ पे ऐड करो, कैपिटल में, तो यहाँ पे ऐड कर दो, एंट्रेंस फीस आ जाएगा आपके पास। तो कैपिटलाइज का मीनिंग समझा क्या? जितना इंटरेस्ट फीस आया उसमें से माइनस करना है, कैपिटलाइज करना मतलब यहाँ से निकालना और कैपिटल में ऐड करना 9300, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,19,300। डन। एंड नाउ लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, IMP है थोड़ा सा, बहुत जन को यही नहीं समझा था, बट समझ लो, मैंने एक वीडियो सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने पोस्ट किया हुआ है, उसमें ये एग्जांपल दिया था, बट जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख लो, और तभी का नहीं देखा है तो अभी का देख लो भाई। तो उसमें क्या बोला है देखो, लास्ट एडजस्टमेंट में, देयर आर 1,500 मेंबर्स ईच पेइंग ईयरली सब्सक्रिप्शन 50। मतलब एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जिम में, व्यायामशाला में 1,500 मेंबर्स है और हर एक को 50 रुपये पे करना ही है। तो अभी देखो 1,500 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है, हर एक के पास से 50 रुपीज़ आएगा ना, तो 1,500 इंटू 50 कितना हो जाएगा, तो 3 जीरो रोक दो, और कितना ये 5 फाइजा 25, टू 75,000 रुपीज़ आपके पास सब्सक्रिप्शन इस साल आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो ये सब्सक्रिप्शन तो आउटर में ही आएगा, 75,000 कन्फर्म है। जितना आना चाहिए तो वो कहाँ पे आएगा, 75,000। तो आपका CA बोल रहा है देखो भाई, आपके व्यायामशाला में 1,500 मेंबर्स है, हर एक के पास से आप 50 रुपीज़ ले रहे हो, तो इस साल आपके पास टोटल सब्सक्रिप्शन 75,000 आना चाहिए, बट आप मेरे पास कितना दे के गए हो, 54,000 आया। कितना उसमें से 54,000, आगे साल का वो जो एडवांस में आया तो वो निकाल के कितना आ गया हमारे पास, 54,000। आना कितना चाहिए था, 75, बट आया कितना है, 54। तो और कितना आना बाकी है, तो 21,000 रुपीज़ आना बाकी है। आना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग, 21,000। डन, ये याद रहेगा। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, आना बाकी है। आना बाकी है तो हमारी एसेट्स, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो याद रखो, ये आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट बाजू बाजू में नहीं जाएगा, लंबा जाएगा थोड़ा, ठीक है, इसका इफेक्ट इधर नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग का थोड़ा सा लंबा जाएगा, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 21,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख दो। प्रॉब्लम समझा, प्रॉब्लम ओवर हो गया, बहुत इजी प्रॉब्लम था। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब भी थोड़ा सा टैली कैसे करना है वो देख लो। तो इनकम एक्सपेंडिचर पहले टैली करेंगे, जो भी टोटल बड़ा होगा वो दोनों साइड में लिखना है। तो देखते हैं अभी कोई क्या टोटल हो रहा है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप ट्राई करो टैली आप करना है थोड़ा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बोल देता हूँ क्या आएगा क्या नहीं। तो टोटल यहाँ पे जो हो रहा है, तो वो टोटल आपका बोल देता हूँ इन 2 मिनट बस। हाँ, 1,19,700 रुपीज़, 1,19,700 रुपीज़ दोनों साइड में लिखना है। इनकम ज़्यादा है आपका, तो 1,19,700 दोनों साइड में लिखा। उसमें से एक्सपेंसेस सब माइनस कर दो ये, तो जो बचेगा 60,660 वो आपका सरप्लस, ठीक है। इनकम अगर बढ़े है तो क्या होता है, सरप्लस। तो 60,660 सरप्लस है, और सरप्लस क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, डेफिसिट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सरप्लस इसमें ऐड कर दो 60,660, और फिर अमाउंट अभी बाहर लिख दो क्योंकि टैली कर रहे हैं। तो वो आ जाएगा आपका बाहर का अमाउंट 2,79,960। एंड देन बैलेंस शीट टैली कर दो। बैलेंस शीट टैली करो, हो जाएगा आपका जो अमाउंट है वो टैली हो रहा है 2,81,190 से। और यहाँ पे भी जो अमाउंट है वो चेक करके एक बार, सेम आ रहा है, कितना आ रहा है वो 2,81,190। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पूरे मार्क्स आएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा
टेक्स्ट करो, मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।